अंबाला नामक स्थान पर अधिक परेशानी हुई, जहां कमांडर इन चीफ, सेना के प्रमुख 36वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के साथ दौरे पर थे। कमांडर इन चीफ जॉर्ज एंसन 59 वर्ष के थे और उनकी पृष्ठभूमि फैंसी थी। वह एक विस्काउंट का बेटा और एक अर्ल का भाई था, जिसे वाटरलू में स्कॉट्स गार्ड्स में अनुभव था। अपने प्रभावशाली पारिवारिक संबंधों के बावजूद वह वाटरलू के बाद से सक्रिय सैन्य कार्रवाई में नहीं थे। एंसन उत्कृष्ट सैन्य कौशल की तुलना में अपने परिवार और दोस्तों के कारण उच्च पद तक पहुंचे। उनके पास राजनीतिक अनुभव था और उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया और अंततः भारत में कमांडर इन चीफ बने। एंसन कई कौशलों वाला एक अच्छा दिखने वाला आकर्षक व्यक्ति था, लेकिन लोगों को लगा कि उसने अपने शीर्ष सैन्य पद पर उत्कृष्ट प्रतिभा नहीं दिखाई। उन्हें इंग्लैंड में घुड़दौड़ जीतने के लिए जाना जाता था और जॉकी क्लब के सदस्य होने के बावजूद उन्हें एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। भारत में एंसन को भारतीय सेना को अधिक पसंद न करने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने रानी की रेजिमेंट के लोगों को अपने सहायक के रूप में प्राथमिकता दी और खुले तौर पर स्वीकार किया कि उन्हें भारतीय सैनिकों की शक्ल पसंद नहीं थी। कुछ निराशाओं के बावजूद उन्हें एक बहुत ही शांत और सज्जन व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया, जिससे किसी के लिए भी उनसे बहस करना कठिन हो गया। जैसे ही 36वीं नेटिव इन्फेंट्री से एंसन और उसका अनुरक्षण अंबाला मस्केटरी डिपो पहुंचे, उनकी मुलाकात उसी रेजिमेंट के 2 देशी अधिकारियों से हुई। गर्मजोशी से स्वागत करने के बजाय दोनों ही देशी अधिकारियों परेशान दिखे। उन पर नेटिव सिपाहियों द्वारा उनको को धोखा देने, ईसाई धर्मांतरित होने और नए कारतूसों का उपयोग करने के कारण अशुद्ध मानने का आरोप लगाया गया। इन आरोपों से परेशान होकर दोनों अधिकारी कैप्टन ई.एम. मार्टिनो, जो डिपो के प्रभारी थे, को सूचित करने के लिए वापस अंबाला पहुंचे। कैप्टन मार्टिनो ने समझदारी और सहानुभूति रखते हुए 36वीं रेजिमेंट में अशांति की गंभीरता की जांच शुरू कर दी। सैनिकों से जो कुछ भी उसने सुना उससे परेशान होकर मार्टिनो ने शिमला के कर्मचारियों के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया, लेकिन शुरुआत में उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में मार्टिनो ने 36वीं रेजिमेंट में पैदा होने वाली संभावित समस्याओं के प्रति दूसरों को सचेत करने की कोशिश करते हुए अपनी चेतावनियां दोहराईं। हमारा यह सोचने में बड़ी गलती है कि सिर्फ इसलिए कि भारतीय सैनिक यूरोपीय लोगों की तरह कपड़े पहनते हैं, हथियारबंद और प्रशिक्षित होते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वे मन और विचारों से भी यूरोपी भावनाओं को अपना लेते हैं। हम इन सैनिक को केवल कुछ घंटों के लिए परेड के दौरान देख पाते हैं, लेकिन शेष समय के लिए उन्हें उनके जीवन, बातचीत या योजनाओं के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। सैनिकों को शायद पता भी नहीं होगा कि वे क्या करेंगे। उनका मुख्य ध्यान ऐसी किसी भी चीज का विरोध करना प्रतीत होता है जो उनके धर्म और आस्था को चुनौती देती है। मैं चिंतित हूं क्योंकि 1 लाख सैनिक उदास, अविश्वासी और उग्र हैं। स्थिति ऐसी है जैसे आग लगने के लिए सभी सामग्रियां मौजूद हों और कोई भी छोटी सी चिंगारी व्यापक समस्या का कारण बन जाए। जनरल एंसन यह विश्वास नहीं करना चाहते थे कि अधिकांश सिपाहियों, भारतीय सैनिकों को लगता है कि उनकी जाति और आस्था इतने खतरे में है कि वे हिंसा का सहारा लें। एंसन ने एक दुभाषिया के माध्यम से अंबाला में सैनिकों को आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन सैनिक चिंतित थे कि कारतूसों का उपयोग करने से उन्हें समाज से बहिष्कृत और धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। विद्रोह से बचने के लिए एंसन ने अंबाला और 2 अन्य बंदूक डिपो में फायरिंग अभ्यास को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया। उन्होंने एनफील्ड कारतूसों पर एक रिपोर्ट का भी अनुरोध किया। कलकत्ता फायरिंग अभ्यास को निलंबित करने से असहमत था।
एक नई कवायद शुरू की गई जहां सैनिकों को कारतूसों को काटना नहीं पड़ता था, बल्कि वे अपनी उंगलियों से उन्हें फाड़ सकते थे, जिससे कथित आपत्ति दूर हो गई। नई कवायद के बावजूद सैनिकों ने अभी भी एनफील्ड कारतूसों के उपयोग पर आपत्ति जताई। 17 अप्रैल को संशोधित ड्रिल के तहत पहली बार अंबाला में इनका इस्तेमाल किया गया। इस आश्वासन के बावजूद कि कारतूस सुरक्षित हैं, सैनिकों को अभी भी उन पर भरोसा नहीं था, खासकर जब से वे पुराने कारतूसों को काटने के आदी थे। कार्रवाई की गर्मी में नए लोगों ने गलती से काट लेने की चिंताएं थीं। पहली फायरिंग प्रैक्टिस के बाद लाइनों में आग लग गई। यूरोपीय अधिकारियों के बंगले और नए कारतूसों का प्रयोग करने वाले सैनिकों की झोपड़ियां जला दी गईं। डिपो में एक सिख ने और अधिक विनाश की भविष्यवाणी की, और यह खतरा जल्द ही अन्यत्र वास्तविकता बन गया।